मैं सोकर उठा और अचानक खुद को एक पिंजरे में नीलामी की चीज बना पाया। नीचे जानवर जैसे कानों वाले ढेर सारे अजीब जीव एक के बाद एक बोली लगा रहे थे। सीन इतना खतरनाक था कि मेरी सांस भी अटक रही थी। मुझे बस अपने ऊपर उन सबकी लालची और पागल निगाहें महसूस हो रही थीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी आंखें हिलीं, तुरंत हंगामा मच गया। इसकी आंखें हिलीं, वो मेरी तरफ देख रहा है। सपने देखना बंद करो, वो साफ साफ मेरी तरफ देख रहा है। सब चुप हो जाओ, वो रो रहा है, उसकी आंखें लाल हैं। सीरियसली, क्या ये रो सकता है? ये क्या है? ये ह्यूमन डॉल का लेटेस्ट मॉडल है। ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल असली लगता है। इन्होंने ऐसा कैसे बनाया होगा? वो लगातार चिल्ला रहे थे। बीस्ट मैन अपनी सीटों से उठकर आगे धक्का मुक्की करने लगे, मानो स्टेज पर कूद पटे डिशना चाहते हों। उनकी आंखों में अब सिर्फ लालच नहीं था, एक सनक भरा अट्रैक्शन था। इंसानों को गायब हुए इतना लंबा टाइम हो चुका था कि हिस्ट्री की किताबों में उनके बारे में बस 2-4 लाइनें बची थीं। इंसानों के रिकॉर्ड्स लगभग खत्म हो चुके थे। बस इतना पता था कि 10,000 साल पहले एक दिन इंसान जानवरों में बदलने लगे थे। कुछ के शरीर पर बाल उग आए तो कुछ पूरी तरह जंगली जानवर बन गए। अनगिनत बीस्ट्स ने इस बदलाव को रोकने का तरीका ढूंढने में अपनी जिंदगी बिता दी, जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि इंसान ही इसका इलाज थे। लेकिन इंसान बहुत कमजोर थे और उनकी उम्र छोटी थी। उनका शरीर इतना नाजुक था कि वो बीस्ट्स की लंबी जिंदगी और ताकत को नहीं झेल सकता था। वो एक एक करके मरते गए जब तक कि पूरी तरह खत्म नहीं हो गए। इसके कई सालों बाद व्हाइट टाइगर क्लेन ने पावर संभाली। वो नए रूलर्स बने और उन्होंने एक्सपर्ट्स की बेस्ट टीम्स बनाई। दशकों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने ह्यूमन डॉल्स बनाने में सफलता पाई। ये डॉल्स इंसानों के लुक और उनकी स्मेल की कॉपी करती थी, जिससे बीस्ट्स में बदलने की प्रोसेस धीमी हो जाती थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगी थी। हर एक डॉल को बनाने में एक माइनिंग प्लेनेट की आधी एनर्जी खर्च होती थी। सैकड़ों कारीगरों को 3 साल तक काम करना पड़ता था। स्टार बीस्ट्स के सबसे रेयर ऊन से एक एक बाल लगाना पड़ता था। स्किन एक स्पेशल मटेरियल से बनी थी ताकि छूने पर वो गर्म महसूस हो। उसमें बारीक पोर्स थे और यहाँ तक कि सांस लेने का मूवमेंट भी सिमुलेट हो सकता था। सिर्फ अमीर और एलीट लोग ही ऐसी ह्यूमन डॉल का खर्चा उठा सकते थे। इनकी कीमत एक खजाने जैसी थी और अब पिंजरे में जो था उसे डॉल नहीं कहा जा सकता था, वो एक असली इंसान था। नीलाम करने वाला हॉल के शोर से काफी खुश था। उसने कुछ सेकंड इंतजार किया और फिर अपना अगला पंजा उठाया। पूरी भिड्डा शांत हो गई। अब नीलामी शुरू होती है। उसकी आवाज शोर के ऊपर गूंजी। स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। तुरंत बोलियां लगने लगी। बीस्ट अपनी लाल लाल आंखों से तख्तियां उठाने लगे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। पिंजरे में वो छोटी सी फिगर सबको दीवाना बना रही थी, सबको पागल कर रही थी। 100 मिलियन। एक तेज चीख ने मुझे अचानक होश में ला दिया। मैंने अपने पेट को पकड़ा जो दर्द से ऐंठ रहा था, जबकि माथे से ठंडे पसीने की बूंद टपक रही थी। मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा था। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए सोया था। मैं आखिर कहां हूं? नीलामी चलती रही। चीखें और तेज होती गई। बीस्ट्स लगभग दहाड़ रहे थे, जैसे बिना हथियारों की कोई जंग चल रही हो। ठीक उसी पल एक आवाज गूंजी, 1000 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। वो आवाज न तेज थी न धीमी, यहाँ तक कि बहुत शांत थी, लेकिन उसने पूरे शोर को ऐसे काट दिया जैसे कोई तेज चाकू किसी बाजार के शोर को काट देता है। उसके बाद बस सन्नाटा छा गया। ऑडियंस एक पल के लिए सुन्न हो गई। कुछ बीस्ट मैन हार न मानते हुए बोली, बरहाने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि वो आवाज फिर आई और साथ में सेक्टर बी का एक प्लेनेट। मौत जैसा सन्नाटा, एक पूरा प्लेनेट। उस रेड फॉक्स औरत के मुंह से एक चीख निकल गई, इतनी तेज कि उसकी आवाज ही बैठ गई। उसके साथी ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और डर के मारे अंधेरे की तरफ देखने लगा। सेक्टर बी का एक प्लेनेट, जिसकी दौलत के आगे सिर्फ सेक्टर ए और कैपिटल प्लेनेट ही आते हैं। ये इतना बड़ा प्लेनेट था जो लाखों बीस्टमैन को पाल सकता था। ऐसा कुछ जो बड्ढे बड्ढे नवाब अपनी पूरी जायदाद बेचकर भी नहीं खरीद सकते थे। करेंसी के तौर पर एक प्लेनेट यूज करने की ताकत कहानियों के मुताबिक सिर्फ ड्रैगन एबिस के उस बेरहम लॉर्ड के पास थी। नीलाम करने वाले के पैर तुरंत कांप गए और वो घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। रिस्पेक्ट में नहीं, बल्कि वो इतना घबरा गया था कि खद्दा भी नहीं हो पा रहा था। सोल्ड! नीलाम करने वाला अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। हथौड़ा टेबल पर एक भारी और तेज साउंड के साथ पड़ा। 1000 मिलियन गोल्ड कॉइन्स और सेक्टर बी का एक प्लेनेट। सोल्ड! उस सन्नाटे में हथौड़े की आवाज बहुत साफ गूंजी। अंधेरे में उन सुनहरी वर्टिकल पुतलियों वाली आंखों ने सेटिस्फैक्शन से देखा। यहाँ से सबको हटाओ। वो आवाज फिर गूंजी, न तेज न धीमी, लेकिन उसका हर वर्ड किसी गहरे तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह था। पब्लिक में तुरंत भगदड़ मच गई। कोई भी बीस्टमैन गार्ड्स के धक्के मारने का इंतजार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वीआईपी एरिया में बैठा ग्रे उल्फ बीस्टमैन सबसे पहले भागा। वो दुम दबाकर एग्जिट की तरफ दौड़ा। रेड फॉक्स औरत को उसके असिस्टेंट्स ने उठाया और लगभग
लगभग घसीटते हुए बाहर ले गए। जो आंखें अभी पिंजरे को लालच से देख रही थी, वो अब डर के मारे जमीन में गड्ढी थी, मानो खुद को गायब कर लेना चाहती हो। 1 मिनट से भी कम टाइम में पूरा हॉल खाली हो गया। स्टेज पर बस वो नीलाम करने वाला घुटनों के बल बैठा रह गया। उसे सांस संभालने और उठने में थोड़ा टाइम लगा। उसके दोनों पैर कांप रहे थे, लेकिन उस लॉर्ड को इंतजार कराने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो जल्दी से पिंजरे की तरफ बढ़ा और उस पर ढका कपड़ा खींच दिया। एक तेज लाइट उस पर पड़ी। वो छत से आ रही फोकस लाइट थी, जो स्पेशलिस्ट लॉर्ड को दिखाने के लिए लगाई गई थी। कपड़ा हटाते ही पूरी लाइट पिंजरे में दुबकी उस छोटी सी फिगर पर केंद्रित हो गई। मुझे अपनी आंखें भींचनी पड़ी। वो बहुत ब्राइट थी, आंखों में सुइयों की तरह चुभ रही थी। ऊपर से बिना कुछ खाए मुझे चक्कर भी आ रहे थे। सब कुछ सफेद दिखने लगा और मेरे मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई। नीलाम करने वाले ने मेरी आवाज सुनकर त्योरियां चढ़ाई। पिंजरे में सिमटी उस छोटी सी क्रिएचर को देखा और फिर अंधेरे में खड़ी उस विशाल परछाई की तरफ देखा। वो लॉर्ड अभी भी देख रहा था। उसने अपना पंजा उठाया और पिंजरे के बेस पर एक लात मारी। उसने अपनी टोन बहुत धीमी कर ली, एक वार्निंग के साथ। हालांकि वो पूरी तरह क्रूर नहीं था। ठीक से रहो, लॉर्ड देख रहे हैं। आखिरकार ये वही चीज थी जिसे उस बड़े लॉर्ड ने खरीदा था। अगर इसे कुछ होता या चोट लगती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। पिंजरा हवा में लटक गया। मेरी पेंट का निचला हिस्सा उलझ गया और मैं ग्रिल को पकड़ दी एच नहीं पाया। उस लात से मेरा पूरा शरीर हिल गया। मेरा सिर सीधे ग्रिल से टकराया और अगले ही पल मैं बेहोश होकर गिर पड़ रहा। नीलाम करने वाले को कुछ समझ नहीं आया। उसका पूरा ध्यान अंधेरे में खड़े उस लॉर्ड पर था। उसके चेहरे पर एक चमचागिरी वाली स्माइल आ ही रही थी कि तभी एक भयानक धमाके ने हवा को चीर दिया और नीलाम करने वाला कटी पतंग की तरह हवा में उड़ेक गया। वो 10 मीटर दूर दीवार से जा टकराया और फिर एक कपड्डे की तरह नीचे गिर गया। उसके मुंह से खून की उल्टी निकलने लगी। छाती की पता नहीं कितनी पसलियां टूट चुकी थी। दर्द इतना तेज था कि वो चीख भी नहीं पा रहा था। एक बहुत बड़ी ड्रैगन की पूंछ धीरे धीरे उसके सामने से पीछे हटी। पूंछ काले रंग के स्केल्स से ढकी थी, जिनमें से हर एक हथेली के बराबर था। उनके किनारे चाकू की तरह तेज थे। उसी पल वो स्केल्स हल्के से खुले। उनसे एक हल्की रगदैच की आवाज आई और अंधेरे में से एक बहुत बड़ा शरीर बाहर आया। लाइट के नीचे वो स्केल्स ठंडी चमक दे रहे थे। यमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना सिर झुकाया और पिंजरे के अंदर उस छोटी सी चीज को देखने लगा। मैं एक छोटा सा गोला बना हुआ था। आंखें बंद थीं, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मेरा चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला, लगभग पारदर्शी हो गया था। माथे पर एक लाल निशान था जो धीरे धीरे सूज रहा था। अभी कुछ देर पहले ही मैं कांप रहा था, नाम आंखों से उसे देख रहा था, लेकिन अब मैं हिल भी नहीं रहा था। यमी उस लाल सूजन को देखता रहा। उसकी सुनहरी वर्टिकल पुतलियां एक पतली लाइन जितनी छोटी हो गई। उसने सिर घुमाया और कोने में खून थूकते उस क्रिएचर को देखा। ये डॉल कहां से मिली? नीलाम करने वाले ने मुंह खोला और उसके गले से कुछ समझ न आने वाली आवाजें की निकली। वो अपनी आवाज को जितना हो सके साफ करने की कोशिश कर रहा था। माय लॉर्ड, ये हमें सेक्टर डी के खाली प्लेनेट पर मिली थी। हमें कबाड़ खाने में इसका चार्जर या आईडी कार्ड नहीं मिला, लेकिन आप चिंता न करें, हमने इसे ट्रेन कर दिया है। बस करो। यमी ने अपना पेशेंस खोते हुए कहा। इसे मेरी शिप में भेजो, अब ये मेरा है। नीलाम करने वाला एक पल के लिए जम गया, फिर होश में आया। उसने तेजी से सिर हिलाया। बिल्कुल माय लॉर्ड, आप फिक्र न करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। वो विशाल परछाई अंधेरे में गायब हो गई और उसके भारी कदमों की आवाज दूर होती गई। कुछ सेकंड के लिए हवा ठंडी हो गई। नीलाम करने वाला जमीन पर गिर पड़ा। तेज तेज सांस लेते हुए उसने अपनी छाती की तरफ देखा। वहां उसके कपड़े फटे हुए थे, जिससे एक नीले रंग का घाव दिख रहा था। खून तेजी से बह रहा था। वो अभी भी जिंदा था। अजीब बात थी कि वो जिंदा बच गया। तुम लोग वहां खड्डे क्या कर रहे हो? वो नीचे खड्डे लोगों पर चिल्लाया। ऊपर आने का इंतजार कर रहे हो क्या? कई फिगर्स स्टेज पर आईं। सबसे आगे एक रोबदार टाइगर औरत थी, जिसकी फर चमकदार और वेल मेंटेन थी। उसकी आंखों में एक चालाकी थी। उसका नाम लिया था। वो इस नीलामी की असली ओनर थी। लिया की नजर खाली हॉल पर गई। उसने दीवार की दरारें देखी और आखिरकार उसकी नजर नीलाम करने वाले पर पड़ी। अफे, तुमने वो काम किया जो तुम्हारा नहीं था। तुमने लॉर्ड को गुस्सा दिला दिया। अफे अभी भी अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने ऊपर उसकी तरफ देखा। अगर वो लॉर्ड सच में गुस्सा हो जाते तो वो इसका अंजाम झेल नहीं पाता। अफे ने माथे का पसीना पोंछा और नफरत से बोला, मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि वो डॉल बहुत बदतमीज है। कोई बड्ढा आया है और वो विश करने के लिए खड्डा भी नहीं होता, बस दुबकना जानता है। वो जितना बोलता गया खुद को उतना ही सही ठहराता गया। सच में बिना ट्रेनिंग की डॉल बस प्रॉब्लम ही लाती है। किसे पता था कि वो लॉर्ड? अफे, लिया की आवाज अचानक ठंडी हो गई। अफे ने मुंह खोला। उसके आखिरी शब्द गले में ही अटक गए जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया था। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ेच गया और हवा में सन्नाटा छा गया। बस पिंजरे को नीचे रखने की आवाज और जंजीरों की छनछनाहट सुनाई दी। कई बीस्टमैन ने पिंजरे को संभाल कर नीचे उतारा और उस पर एक कपड़ा ढक दिया। पिंजरा थोड़ा हिला और फिर वो उसे उठाकर ले गए। लिया वहीं खड़ी रही और बीस्टमैन को पिंजरा ले जाते हुए देखती रही, जब तक कि वो कॉरिडोर के एंड में गायब नहीं हो गए। अफई अभी भी घुटनों ही के बल बैठा अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसने उठने के लिए टेक लगाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी छाती में तेज दर्द हुआ। उसने मुश्किल से नीचे देखा। एक टाइगर का पंजा उसकी छाती के पार हो चुका था। छोटा भूरे सुनहरे फर से ढका वो पंजा, जिसके नाखून बहुत तेज थे, वो उसकी पीठ से घुसा था और छाती से बाहर निकल आया था। पंजे की नोक से खून टपक रहा था। अफई ने मुंह खोला। उसके गले से बस एक भारी आवाज निकली, ये
एक लीक होते पाइप जैसी आवाज। तुरंत सब कुछ काला हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लिया ने अपना पंजा वापस खींचा और सिर घुमाकर कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। तभी अंधेरे से कई फिगर्स निकली और तेजी से काम करने लगी। कुछ लोग बॉडी ले गए, दूसरों ने फर्श साफ किया, खून के धब्बे मिटाए और दीवार की दरारें कवर कर दी। यहाँ तक कि हवा में खून की स्मेल को एक स्प्रे से खत्म कर दिया गया। 3 मिनट से भी कम समय में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लिया ने सिर उठाया और जहाँ यमी था उस तरफ झुककर रिस्पेक्ट दिखाई। मुझे लगा सब कुछ हिल रहा है। मैं पिंजरे में लटका हुआ था और वो इधर इधर झूल रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गड्ढे वाली सड़क पर कार में जा रहे हों। मेरा सिर भारी था, जैसे दिमाग में कॉटन भर दिया गया हो। इसमें दर्द था और ये सूझा हुआ महसूस हो रहा था। मैंने हाथ उठाकर छूने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उस उभरे हुए हिस्से को छुआ, दर्द के मारे हाथ पीछे खींच लिया। माथे पर पक्का एक गुमड्डा हो गया होगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कोई आवाज निकालूं। अभी कुछ देर पहले ही आवाज करने पर उस खुर वाले जीव ने पिंजरे को लात मारी थी। मुझे लगा जैसे कुछ लंबे लोग मुझे ले जा रहे हैं। उनके कदम भारी थे, वो आपस में बात कर रहे थे। इस नीलामी में मैडम लिया ने बहुत पैसा कमाया है। एक भारी आवाज में जलन साफ दिख रही थी। वो तो पूरा एक प्लेनेट है। दूसरी कम उम्र की आवाज ने जवाब दिया, सही कहा, ये ह्यूमन डॉल एक खजाना है। उस यंग आवाज ने पॉज लिया और टोन थोड़ी धीमी करके बोला, ये सच में बहुत हैंडसम है। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। वो नजर बिल्कुल हॉल में बैठी उन आंखों जैसी थी, चिपचिपी, जो मेरे चेहरे से फिसलती हुई गर्दन और उसके नीचे जा रही थी। मैंने मुट्ठियां भींच ली। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। वो भारी आवाज फिर बोली, इस बार वार्निंग देते हुए, अपनी नजरें हटा ले। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? वो यंग आवाज एक पल के लिए जम गई और वो चिपचिपी नजर तुरंत गायब हो गई। मैं तो बस देख रहा था। क्या देखना भी मना है? ये लॉर्ड का सामान है। अगर तू मरना चाहता है तो हमें अपने साथ मत घसीट, भारी आवाज ने कहा और माहौल में सन्नाटा छा गया। आवाजें भी गायब हो गई। ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि मुझे महसूस हुआ कि पिंजरा थोड़ा हिला और फिर उसे आराम से रख दिया गया। मेरी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। बस लगा कि मैं किसी बंद जगह पर हूँ। हवा पहले से थोड़ी भारी थी। कोई ड्राफ्ट नहीं था। सब कुछ बहुत शांत था। और तभी वो प्रेजेंस फिर महसूस हुई। एक दबाने वाला प्रेशर, सांस रोक देने वाली वो फीलिंग। ये बिल्कुल उस मीटिंग हॉल जैसी थी। अभी कुछ देर पहले सारे बीस्टमैन चले गए थे। अंधेरे में सिर्फ वो सुनहरी आंखें मुझे देख रही थी और अब वो आंखें फिर से मुझे घूर रही थी। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को न हिलने के लिए मजबूर किया। मैं एक भी साउंड नहीं निकाल सकता। मैंने अनकंफर्टेबल होने का नाटक किया और बहुत हल्का सा मुद्दा करवट से हटकर पीठ के बल हो गया ताकि उस चुभती हुई नजर से बच सकूं। यमी शिप के फर्श पर लेटा हुआ था। उसका बद्धा सा ड्रैगन हेड उसके आगे के पंजों पर टिका था। उसकी वर्टिकल पुतलियां बिना पलक झपकाए पिंजरे के अंदर उस छोटी सी चीज को देख रही थी। जब मैं मुद्दा तो मेरी पीठ और कंधे दिख गए, जिसकी स्किन इतनी परफेक्ट थी कि उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। यमी के गले के गहरे हिस्से से एक घुरघुराहट निकली। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि उन बेवकूफ टाइगर्स को ये डॉल्स इतनी क्यों पसंद थी। पहले वो इन्हें बेकार समझता था, ये सोचकर कि ये नकली चीजें न खाने के काम आती हैं न लड़ने के, ऊपर से इतनी नाजुक कि छूने मात्र से टूट जाएं। अब उसे समझ आया, डॉल्स बहुत क्यूट थी। यमी की पूंछ की नोक हल्के से हिली। यमी, मैं वापस आ गया हूँ। एक खुशमिजाज आवाज अचानक आई जिसने केबिन की शांति तोड़ ढहस दी। यमी की नजर तुरंत ठंडी हो गई। उसने केबिन के गेट की तरफ सिर घुमाया। एक फिगर लंबे कदम बढ़ाते हुए अंदर आई। उसने एक नीट एंड क्लीन ब्लैक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी जिसके कंधों पर सिल्वर मार्क्स थे। वो बहुत लंबी थी, नॉर्मल बीस्टमैन से एक सिर ऊंची। उसकी टांगें लंबी और मजबूत थी। चेहरे पर एक घमंड था। उसके पतले होंठ हल्के से भींचे हुए थे। उसके फीचर्स तीखे थे। बस उसकी आंखें अलग थीं, हल्के एम्बर कलर की पुतलियों वाली भेदिए की आंखें जो लाइट में हल्की हरी चमक देती थी। चुप रहो, यमी की आवाज बहुत धीमी आई, वार्निंग से भरी हुई। वो साउंड तुरंत बंद हो गया। लोली एक सेकंड के लिए हैरान हुई। हालांकि उसके कदम नहीं रुके, बस उसने उन्हें हल्का कर दिया। वो केबिन में धीरे धीरे चली और थोड़ा स्ट्रेच किया। हिलने पर उसके कंधे चटके और उसकी नजर पूरे हॉल में घूमी। आखिरकार उसकी आंखें उस विशाल क्रीचर पर टिक गईं जिसने लगभग आधी जगह घेर रखी थी। तुम टाइम से पहले वापस क्यों आ गए? लोली ने पूछा। यमी ने फिर से अपनी ठोड़ी आगे के पंजों पर टिका ली। उसकी नजर हट चुकी थी। वो फिर से पिंजरे की निगरानी करने लगा था। बस ऐसे ही, मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। लोली ने बिना ज्यादा सोचे सिर हिलाया। उसने यमी की नजर का पीछा किया और उसकी आंखें पिंजरे पर टिक गईं। वो एक बहुत छोटी सी डॉल थी जिसके काले बाल पिंजरे के फर्श पर फैले थे। इससे उसका चेहरा हथेली से बड्ढा नहीं लग रहा था। स्किन इतनी पीली थी कि लगभग पारदर्शी लग रही थी। आंखें बंद थीं और होंठों पर रंग ही नहीं था। मैं वहां एक छोटा सा गोला बना हुआ था। शर्ट थोड़ी चुन्नटदार थी। पेंट का निचला हिस्सा मुद्दा हुआ था जिससे मेरी पतली हड्डियां दिख रही थी। माय गॉड, लोली के मुंह से बिना चाहे निकल गया। तुम्हें ये डॉल कहां से मिली? ये बहुत सुंदर है। उसकी बात खत्म होते ही गर्म हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई।
जिस जगह वो एक सेकंड पहले खड़ी गई थी वहां का फर्श पिघल चुका था और एक बद्धा गड्ढा बन गया था। किनारे से अभी भी धुआं निकल रहा था, जबकि यमी अपनी नाक से ड्रैगन की सांस छोड़ रहा था। उसकी सुनहरी वर्टिकल पुतलियां बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रही थी। लुओली की पीठ में एक सिहरन दौड़ गई। बिना एक शब्द कहे वो मुद्दी और पास के सोफे पर जाकर बैठ गई। वो बिल्कुल सीधी बैठी, उसकी नजरें सामने थी। उसने पिंजरे की तरफ दोबारा न देखने का डिसीजन लिया। लुओली ने अपना गला साफ किया। उसने अपनी टोन पूरी तरह प्रोफेशनल कर ली। हमने सेक्टर सी के प्लेनेट को मैनेज कर लिया है। तुम्हें इन दिनों में पेपर्स मिल जाने चाहिए, बस साइन कर देना और काम खत्म। उसने अपने कोट से एक पतली शीट निकाली और उसे थोड़ा हिलाया, लेकिन यमी ने कुछ नहीं कहा। उसे फर्क नहीं पड़ा और वो बोलती रही, मैंने 3 साल तक बाहर जमकर काम किया है। तुम्हें मुझे एक अच्छी छुट्टी देनी चाहिए और वैसे भी मुझे अपने साथ कैपिटल वापस चलने दो। वो सोफे के बैकरेस्ट से टिक गई, आराम से बैठ गई। रॉयल फैमिली ने दूरी के हिसाब से सारे प्लैनेट्स को 5 सेक्टरों में बांट दिया था। सेंटर के जितने पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस और उतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी। वहां रहने वाले हाइब्रिड्स अपर क्लास थे। सेक्टर ए ताकतवर और अमीरों का ठिकाना था। सेक्टर बी और सी मिडिल क्लास का एरिया थे और जितना दूर जाओ सब उतना ही सुनसान होता जाता था। सेक्टर डी जैसे एरियाज वो बेकार जोन थे जिन्हें रॉयल फैमिली भी कंट्रोल करने की परवाह नहीं करती थी। वहां कोई कानून नहीं था, कोई आर्डर नहीं था, बस अनगिनत अपराधी और बेघर लोग थे। रॉयल फैमिली हमेशा से पूरे स्टार सिस्टम पर राज करने की कोशिश करती रही थी। बिना मालिक वाले हर प्लेनेट को अपने इलाके में मिलाने में लगी रहती थी। यमी भी यही करता था, लेकिन पावर के लिए नहीं। उसे बस पैसों से प्यार था। ये एक बुरे ड्रैगन का नेचर था, इसे बदला नहीं जा सकता था। वो कोई चमकती हुई चीज देखता तो उसे अपने पास रखना चाहता था। वो कोई अमीर प्लेनेट देखता तो उसे अपनी जेब में डालना चाहता था। सालों से उसने बिना मालिक वाले कई प्लैनेट्स पर कंट्रोल करने के लिए अपने लोग भेजे थे, उन्हें मैनेज किया और पेपर्स पूरे होते ही वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाते थे। नीलामी के लिए सेक्टर बी की ये ट्रिप भी उसी माइनिंग प्लैनेट का पोजीशन लेने के लिए थी जो उसने अभी अभी हासिल किया था। यमी ने एक साउंड निकाला जिसमें कोई इमोशन नहीं था, जबकि उसकी नजर फिर से पिंजरे के अंदर उस छोटे से क्रिएचर पर टिक गई। जैसे इतना ही काफी ना हो, उसने अपनी बड़ी सी ड्रैगन टेल फैलाई। बहुत सावधानी से उसने उसे पिंजरे के नीचे सरकाया और हवा में उठा लिया। धीरे धीरे उसने अपनी पूंछ वापस खींची और पिंजरे को ठीक अपने सामने रख दिया। अब इंसान और ड्रैगन के बीच की दूरी बस कुछ सेंटीमीटर थी। मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। जब मैंने कदमों की आवाज सुनी तो मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे पैरों के नीचे का पिंजरा अचानक हिला और मुझे दूसरी जगह ले जाया गया। मैं उस चीज के बहुत पास था। एक भारी प्रेशर ने सब कुछ घेर लिया। मैं इतना पास था कि उसकी बॉडी की गर्मी महसूस कर सकता था। फिर मैंने उसकी सांसें सुनी। वो भारी सांसें ले रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ये मुझे खा जाएंगे, काटना कहाँ से शुरू करेंगे, बहुत दर्द होगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा। मैं बिना रुके कांपने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी आंख के कोने से कुछ बह रहा है। वो ठंडा था, मेरे बालों में फिसल रहा था। यमी ने उस छोटी डोल को कांपते हुए देखा। उसके कंधे हल्के से हिल रहे थे। ये बहुत बहुत हल्का मूवमेंट था, लेकिन उसकी आंखों से बच नहीं सका। मेरी आंखों के किनारे से कुछ आंसू फिसले और मेरे काले बालों में गायब हो गए। यमी जम गया। इसे क्या हुआ? उसने मुंह खोला। उसकी आवाज में एक ऐसी टेंशन थी जो उसने खुद भी नोटिस नहीं की थी। लोली सोफे पर बैठी लोली ने उसकी आवाज सुनकर एक नजर देखा, लेकिन तुरंत अपनी नजरें हटाकर छत को घूरने लगी। क्या इसकी बैटरी खत्म हो गई है? सेलर ने तुम्हें चार्जर नहीं दिया? चार्ज करने से काम बन जाना चाहिए। यमी कुछ देर चुप रहा। नहीं, लोली ने थोड़ा कंफ्यूज होकर जवाब दिया। क्या नहीं? उसकी आवाज तेज हो गई। मतलब क्या चार्जर नहीं है? तुमने ये किस तरह की डोल खरीदी है? सेलर ने तुम्हें नहीं दिया? यमी की पूंछ की नोक थोड़ी हिली। लोली ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन ये क्या है? अगर उसने तुम्हें चार्जर नहीं दिया तो तुमने सेलर से मांगा क्यों नहीं? यमी ने एक सेकंड सोचा और पूछा, क्या तुम्हारे पास यहाँ चार्जिंग कैप्सूल है? वो क्वेश्चन सुनते ही लोली को एक बुरा एहसास हुआ। तुम क्या करने वाले हो? वो मेरी सबसे कीमती चीज है। वो चार्जिंग कैप्सूल स्पेशल और बीस्ट्स के लिए डिजाइन किया गया था। कंडक्टिव लिक्विड और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली मेडिसिन के साथ गंभीर रूप से घायल बीस्ट्स अंदर जाकर मौत के मुंह से वापस आ सकते थे। लेकिन लिक्विड बदलना बहुत मुश्किल था। उसके अंदर के मेडिसिन कंटेनर्स की कीमत एक खजाना थी और लिक्विड एक सीक्रेट फॉर्मूले से तैयार किया जाता था। 100 मिलीलीटर की कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन्स थी। 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, यमी ने कहा, जबकि लोली आधा सेकंड चुप रही। उसने तुरंत ईमानदारी से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि चार्जिंग कैप्सूल एक बढ़िया सॉल्यूशन है। उसने पिंजरे में छोटी सी फिगर की तरफ देखकर कहा और मन ही मन बुदबुदाई, ये तो इतना छोटा है, कागज की शीट जितना पतला। अगर मैंने इसे कैप्सूल में डाला तो क्या ये करंट से भून नहीं जाएगा? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई डॉल इसका यूज करती है। लेकिन उसने अपनी लाइन पूरी नहीं की। उसकी छाती में तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ ने उसे टक्कर मार दी हो। वो हवा में उड़े गई और दीवार से जा टकराई। सब कुछ काला हो गया और गले में खून का मेटेलिक टेस्ट महसूस हुआ। अपनी इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो अपने बीस्ट फॉर्म में बदल गई। उसके फर तुरंत उग आए। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसकी बॉडी शेप बदलने लगी। देखते ही देखते वो एक बड़े ग्रे सिल्वर भेदिये में बदल गई। उस तेज रिएक्शन ने उसकी जान बचा ली।
अगर वो टाइम पर अपने बीस्ट फॉर्म में वापस ना आती तो उसे कम से कम आधे महीने के लिए गंभीर चोटें आ जाती। उसने थोड़ा खून थूका और दीवार से फिसल कर फर्श पर गिर गई। अगर तुम्हें ये आंखें नहीं चाहिए तो बेहतर होगा इन्हें निकाल लो, यमी ने सामने से कहा। लुओली ने एक पल इंतजार किया और धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गई। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसने अपने होंठों के कोने से खून पोंछा। मैंने वो भयानक साउंड सुना था। उस धमाके को सुनने के बाद मैंने अपने होंठों के कोने से खून पोंछा। क्या धमाका था! पूरा पिंजरा कांप गया था। मैं अपनी आंखें थोड़ा सा खोलने से खुद को नहीं रोक पाया। बस एक हल्की सी झिड़ी। मैंने लोली को दीवार के सहारे उठते हुए देखा। मैं उस मोमेंट को मिस कर गया जब वो अपने बीस्ट फॉर्म में वापस आई थी। उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो लंबी और स्लिम लग रही थी। उसके फीचर्स तीखे थे और होंठों के कोने पर खून की एक लकीर थी। हाथों के साथ, पैरों के साथ, बिना बालों के, बिना खुरों के, बिना पूंछ के वो एक इंसान है। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी पलकें अभी भी कांप रही हैं। वो एक इंसान है। थोड़ी रहम करो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर नौकर की तरह काम कौन करेगा? लुओली ने कहा, हार मानते हुए। यमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम इसे पहले न्यूट्रिएंट कैप्सूल में ले जाओ। लुओली ने बात जारी रखी। ये डॉल्स बहुत नाजुक होती हैं। इलेक्ट्रिक कैप्सूल की कम से कम पावर भी शायद इसे भून देगी। इसे पहले न्यूट्रिएंट कैप्सूल में ले जाना ज्यादा सेफ है और अगर काम न बने तो हम इसे इलेक्ट्रिक वाले में शिफ्ट कर देंगे। यमी ने अपना सिर झुकाया और पिंजरे के अंदर उस छोटे से इंसान को देखा। मैं अभी भी आंखें भींचे कांप रहा था। मेरी भीगी पलकें आपस में चिपकी हुई थी और चेहरे पर आंसुओं के निशान अब भी सूखे नहीं थे। वो लाइट में हल्के चमक रहे थे। मेरी सांस बहुत हल्की थी, ऊपर नीचे। मेरी छोटी सी छाती बस थोड़ी सी हिल रही थी। यमी ने अपनी नाक की नोक हिलाई। उसने एक बहुत हल्की स्मेल पकड़ डाली। ये उन डॉल्स की आर्टिफिशियल स्मेल नहीं थी, ये कुछ और ही थी। वो बता नहीं सकता था कि क्या था, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। मेरा चेहरा इतना छोटा था कि वो उसे अपने एक हाथ से ढक सकता था। मेरी कमर इतनी पतली थी कि वो उसे सिर्फ 2 उंगलियों से घेर सकता था। यमी के गले से एक घुरघुराहट निकली और उसने पिंजरे को अपनी छाती के पास खींच लिया। उसके बड़े बड़े ड्रैगन क्लॉज बाहर की तरफ आ गए, जिससे मेरा नाजुक शरीर छुप गया। ठीक है, हम पहले न्यूट्रिएंट कैप्सूल में जाएंगे। लोली सीधी खड़ी हुई। उसने अपने होंठों से खून पोंछा और बुदबुदाई, बाप रे, इसकी देखभाल करना कितना महंगा है। यमी ने उसे इग्नोर किया। उसने आराम से पिंजरा उठाया और उसका बद्धा शरीर रूम के एंड की तरफ बढ़ने लगा। पिंजरा उसके पंजों में बिना 1 मिलीमीटर हिले स्टेबल रहा। आंखें बंद किए मुझे महसूस हुआ कि मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। मैं वहीं था, उस चीज की छाती के पास। मेरी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मुझे पूरे एक दिन से खाने को कुछ नहीं मिला था और इतने झटकों के बाद मेरी नर्व्स पूरे टाइम तनी हुई थी। मेरी सांसों का साउंड धीरे धीरे धुंधला होता गया, जैसे बीच में पानी हो। मेरी पलकें बहुत भारी लग रही थी। इस बार मैं सीधे बेहोश हो गया। यमी अचानक रुका और उसने अपने पंजों के बीच पिंजरे की तरफ देखा। वो छोटा सा जीव वहां बेजान पड़ा था, सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसकी सांसें धीमी और कमजोर हो गई थी। यमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपने कदम तेज कर दिए। न्यूट्रिएंट कैप्सूल शिप के सबसे गहरे हिस्से में था, जिसकी दीवारें ट्रांसपेरेंट थीं। ये एक बीस्ट से भी थोड़ा बद्धा था। इसके अंदर हल्के नीले रंग का लिक्विड उबल रहा था। सरफेस पर छोटे छोटे बबल्स तैर रहे थे और दीवारों से कई पाइप्स कनेक्टेड थे। लिक्विड के फ्लो का एक हल्का साउंड सुनाई दे रहा था। यमी केबिन के सामने रुका। पिंजरे में उस छोटे से जीव को बिना हिले डुले देखकर उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। वो वहां लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला था। वो कागज की एक ऐसी शीट जैसा लग रहा था जो जरा से टच से फट जाए। यमी को अपनी छाती में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ और उसने अपना एक पंजा आगे बढ़ाया। उसने पिंजरे की ग्रिल को पकड़ा और जैसे किसी सिंपल तार को मोड़ देते हैं, बिना किसी एफर्ट के उसने मोदी हुई बार को हटा दिया। उसने इतना बड़ा गैप बना दिया जो काफी था और उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश में अपना पंजा अंदर डाला। उसके पंजे की नोक उसे छू गई और उस पतली शर्ट से एक फटने का साउंड आया। सिल्क फट गई। यमी जम गया। उसने कट की तरफ देखा। उस ओपनिंग से सफेद और नाजुक स्किन का एक टुकड़ा दिख रहा था। यमी ने तेजी से अपने पंजे पीछे खींचे, उन्हें अपनी हथेली में छिपा लिया। उसने उसे उठाने के लिए अपनी उंगलियों के पैड्स का यूज किया। ड्रैगन्स के पंजे पैदा होते ही हथियार होते हैं और वो उन्हें पूरी तरह से अंदर नहीं खींच सकता, इसलिए वो उन्हें बस ऐसे ही सिकोड़ दे सकता था। ब्लंट पार्ट का यूज करते हुए यमी ने उसे बहुत सावधानी से उठाया। वो इतना छोटा था, उसकी हथेली पर लेटा हुआ। एक छोटा सा बम्प उसके एक पंजे जितनी जगह भी नहीं घेर रहा था। शर्ट फट चुकी थी, जिससे आधा कंधा दिख रहा था। वो कंधा इतना नाजुक था कि वो उसे अपनी एक उंगली से ढक सकता था। सुंदर है। मुझे पहले कभी क्यों नहीं लगा कि ह्यूमन डॉल्स इतनी सुंदर होती हैं। यमी के गले में एक घुरघुराहट गूंजी और उसकी पूंछ उसकी पीठ के पीछे हिली। उसने गुसेन को आराम से न्यूट्रिएंट कैप्सूल में रख दिया। नीला लिक्विड ऊपर उठने लगा। कपड़दढ़ों का किनारा फैल गया और फटा हुआ कपड़दढ़ा तैरने लगा, जिससे उसकी पतली एड़ियां दिखने लगी क्योंकि वो नीचे तक डूब गया था। वहां शांति से लेटे हुए यमी ने उससे अपनी आंखें नहीं हटाई। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन उसके चारों तरफ छोटे बबल्स तैर रहे थे। उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। यमी नीचे झुका और उसने अपना बड़ा सा ड्रैगन हेड कैप्सूल के किनारे पर टिका दिया, उसे घूरते हुए। उसकी
हथेली में अभी भी थोड़ा टेम्परेचर बचा था, ठीक उसी जगह जहां उसने उसे पकड़ा था, गरम, सॉफ्ट। चूंकि वो फीलिंग अभी गायब नहीं हुई थी, उसने वो पंजा उठाया, अपनी जीभ निकाली और अपनी हथेली चाट ली। उसने सेटिस्फेक्शन से अपनी आंखें बंद कर ली। मीठा टेस्ट है, यमी और चाहता था, लेकिन जो निशान उसने चोदा था वो पहले ही गायब हो चुका था। उसे मायूस होकर हार माननी पड़ी। वो अंधेरे में बह रहा था। उसे बहुत सी चीजें दिख रही थी, मेट्रो में काम पर आना जाना, हमेशा अकेला, अपने फ्लैट पर वापस आना, कुछ खाना गर्म करना और मोबाइल देखना, न्यू ईयर की छुट्टियों में सोना। जब दूसरों के घर खुशियों से भरे होते थे, मैं अपने फ्लैट में अकेला होता था, खाने के लिए खुद डंपलिंग्स बनाता था। मैं अनाथ हूँ, हमेशा से रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह छिपाना सीख लिया। बिना रोए, बिना नाटक किए, बिना किसी को परेशान किए। मैंने खुद को टेबल पर ढहते हुए देखा। शायद मैं लगातार 6 घंटे ओवरटाइम करने के बाद बहुत थक गया था। मुझे खाना खाने का टाइम भी नहीं मिला। मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। मुझे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। अचानक मेरा बहुत रोने का मन कर रहा है। जब भी मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पर डीडीएचता है, मेरा हमेशा रोने का मन करता है, लेकिन मैं हमेशा खुद को कंट्रोल करने पर मजबूर करता हूँ। किसी को परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है। अगर मैं रोऊंगा तो लोग बस मुझ पर हंसेंगे। मुझे अपने पेट में एक भयानक मरोद्दा महसूस हो रही है। इतना दर्द हो रहा है कि मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन जल्द ही दर्द गायब हो जाता है। ये खाना खाने के बाद पेट भरने जैसी फीलिंग नहीं है। ये कुछ अजीब है, एक ऐसी फीलिंग जो मेरे हाथ पे पैरों से निकल रही है। मुझे लगता है जैसे कुछ मेरी बॉडी में घुस रहा है, धीरे धीरे उन खाली जगहों को भर रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे बस इतना पता है कि मैं थका हुआ हूँ। मुझे कितनी नींद आ रही है। मेरा मन करता है कि बस सो जाऊं। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और एक गहरे अंधेरे में डूब जाता हूं। 1 घंटा। यम्मी ने रीजनरेशन कैप्सूल में गुसेन को पूरे 1 घंटे तक देखा। उसके चेहरे पर थोड़ा रंग आने लगा और उसकी छाती का मूवमेंट नॉर्मल हो गया। यम्मी ने उसे कैप्सूल से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने लिक्विड को छुआ, वो 1 सेकंड के लिए रुका और तभी वो बद्धा ड्रैगन बॉडी बदलने लगा। काले स्केल्स एक एक करके उसकी स्किन के नीचे जाने लगे। उसका विशाल शरीर छोटा होने लगा, जबकि उसकी हड्डियां तेज साउंड के साथ चटक रही थी। थोड़ी देर बाद कैप्सूल के सामने एक औरत खद्दी थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर एक लो पोनीटेल में बंधे थे। उसके फीचर्स तीखे और बहुत डार्क थे। उसकी भौहों का आर्क ऊंचा था और नाक शेप में थी। उसके होंठ पतले थे और उसने अपनी वो सुनहरी वर्टिकल पुतलियों वाली आंखें कायम रखी थी। हालांकि इस चेहरे पर फिट होने पर उसके एक्सप्रेशन ने अपनी क्रूरता खो दी थी। इसकी जगह उसमें एक शाही ठंडक दिख रही थी। उसकी फिगर लंबी और स्लिम थी, चौड़े कंधों के साथ, और एक डार्क रोब उसकी बॉडी पर डीले से गिर रहा था। कपड़े के नीचे टोन और वेल डिफाइंड मसल्स का अंदाजा लगाया जा सकता था। यमी ने अपनी कलाई चटकाई। उसे इस बॉडी की आदत नहीं थी। उसने कैप्सूल में हाथ डाला, गुसेन को आराम से उठाया। लिक्विड उसकी स्किन से फिसल गया, एक बूंद भी नहीं बची। उसके बाल और शर्ट अभी भी सूखे थे, बस फटे हुए हिस्से से आधा कंधा दिख रहा था। यमी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। वो बहुत छोटा था, उसके ह्यूमन फॉर्म से भी बहुत छोटा। वो अपने एक हाथ से उसकी पूरी पीठ को संभाल सकती थी, जबकि दूसरे हाथ से उसके सिर को प्रोटेक्ट कर सकती थी। वो आराम से उसकी छाती से टिक गया। उसका सिर उसके कंधे पर था। उसकी सांस बहुत हल्की थी। यमी ने एक हाथ से अपने रोब की नोट खोली, अपना क्लॉक उतारा और गुसेन को उसमें लपेट लिया। कपद्धा इतना बद्धा था कि उसने उसे पूरी तरह से ढक दिया। मुश्किल से उसका आधा चेहरा दिख रहा था। तभी एक ठंडी आर्टिफिशियल आवाज गूंजी। हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, प्लेनेट 7। यमी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से हैच के गेट की तरफ बढ़ी। लोली गेट के पास दीवार से टिकी हुई थी और यमी को गुसेन के साथ बाहर आते देखकर उसने बिना मन के अपना हाथ हिलाया और कहा, बाय, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। किंगशोंग कब वापस आ रही है? यम्मी ने पूछा। लोली ने उसकी बात सुनी। उसने अपनी कलाई पर कंप्यूटर को देखा। लगभग 15 दिनों में। वो एक पल के लिए रुकी और बोली, ऐसा लगता है कि वो जो जेनेटिक सीरम तैयार कर रही थी वो लगभग रेडी है। देखते हैं कि वो जल्द वापस आती है या नहीं। परफेक्ट, ताकि ये छोटा बच्चा उसे देख सके। यम्मी ने कुछ और नहीं कहा। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए हैच से बाहर निकल गई। उसके सामने का प्लेनेट सेक्टर ए में था। ये वो जगह है जहां यमी रहती है। पूरे प्लेनेट पर सिर्फ वही है। ये कैपिटल से काफी दूर है। सारे स्टार ग्रुप्स से आजाद, विशाल जंगल, बलखाती नदियां, फूलों के बड़े बड़े मैदान। दिन के टाइम सूरज की रोशनी बादलों को चीरती हुई आती है और पूरा प्लेनेट एक सॉफ्ट लाइट से चमकता है। अब रात हो चुकी है और तारों की लाइट ऊपर से गिर रही है। वो किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा चमक रहे हैं। दूर पहाड़े बिना एंड के फैले हुए हैं। पास में एक खुला मैदान है जिसकी घास की पत्तियां सिल्वर स्पार्क्स के साथ चमक रही हैं। इस प्लेनेट पर सब कुछ है, मिनरल्स, जंगल, वाटर सोर्सेज, उपजाऊ जमीन। रॉयल फैमिली काफी टाइम से इसके पीछे पड़ी टेढ़ी थी। पेपर्स आखिरी फेज में थे, लेकिन उससे पहले ही यमी ने इसे हासिल कर लिया। जो चीजें वो चाहती है वो कभी किसी और के लिए नहीं छोड़ देती। उसकी नजर के एंड में पहाड़ी पर एक बहुत बद्धा कैसल खड़ा था। वो फिल्मों में देखे गए किसी भी कैसल से कई गुना बढ़ा था। नुकीले टावर्स, बढ़े बढ़े आर्चेस, खिड़कियों के ढेर, सब कुछ एक विशाल स्केल पर।
यमी गुसेन को उठाए कैसल की तरफ चल रही थी। उसे एक हल्की स्मेल आ रही थी। ये न्यूट्रिएंट कैप्सूल की स्मेल नहीं थी और न ही दूसरी डॉल्स की सस्ती स्मेल। यमी खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना सिर झुकाया, अपना चेहरा गुसेन के बालों में छुपाया और थोड़ा रगड़ा। स्मेल उसकी नाक में घुसी, जिससे उसका सारा इरिटेशन शांत हो गया। वो बेचैनी और बुरा मूड जो हमेशा उसके दिल के गहरे हिस्से में रहता था, वो गुस्सा जो फटने ही वाला था, सब कुछ शांत हो गया। यमी बस उसे छोड़ नहीं पा रही थी। वो गुसेन को गले लगाते हुए तेज कदमों से कैसल की तरफ बढ़ी। जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले मैंने सीलिंग देखी, जिस पर बहुत ही डिटेलिंग वाली कॉम्प्लेक्स और लग्जरी मोल्डिंग्स थी। सोने की लाइनों के सर्कल्स आपस में उलझे हुए थे। मैं थोड़ा हिला। मेरे ऊपर एक भारी कंफर्टर था। मैं लगभग उसमें दबा हुआ था। वो इतना भारी था कि मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। बहुत मेहनत के बाद मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और बैठ गया। मैंने चारों तरफ देखा और जम गया। मैं एक बहुत बड़े बेड के ठीक सेंटर में बैठा था। मेरे चारों तरफ सब कुछ खाली था, हर किनारे से कई मीटर दूर। मेरे जैसे 10 लोग आराम से लेट सकते थे, यहाँ तक कि 20 लोग भी ठूंस कर आ सकते थे। बेड के पिलर्स पर नक्काशी थी जो बहुत ऊंची सीलिंग तक जा रही थी। बेड के सामने फ्लोर टू सीलिंग विंडो थी और पास में एक वार्डरोब के डोर्स मुझसे भी ऊंचे थे। ये रूम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि एक पूरा घर लगता है। मैंने थूक निगला, नीचे देखा और खुद को देखा। मेरे कपड़े बदल दिए गए थे। मैंने हल्के सी ग्रीन कलर का सिल्क नाइट सूट पहन रखा था। ये स्किन पर बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कॉलर पर सॉफ्ट प्लेट्स थीं जो आराम से गिर रही थी और स्लीव्स पर भी बारीक चुन्नटें थीं जो ढीली लटक रही थी, जिससे मेरे हाथों का आधा हिस्सा ढका हुआ था। इसे पहनना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने हाथ उठाया और उस जगह को छुआ जहां मेरा सिर टकराया था। वो स्मूथ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि ये ठीक हो गया है। मैंने अपने होंठ चबाए। मैं बहुत सावधानी से बेड के किनारे की तरफ बढ़ा ताकि नीचे देख सकूं। इस बेड की हाइट 3 या 4 मीटर होनी चाहिए। बेड के किनारे से भारी पर्दे लटक रहे थे जो फर्श तक जा रहे थे। फर्श डार्क वुड का था और उस पर एक कारपेट बिछा था। मैंने एक गहरी सांस ली, शीट को पकड़ा, बाहर खिसकने की कोशिश की, हवा में लटक गया। मेरे छोटे छोटे पैर पागलों की तरह कुछ सपोर्ट ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फैब्रिक बहुत स्लिपरी था और मुझ में इतनी ताकत नहीं थी। मेरी उंगलियां झेल नहीं पाई। मुझे महसूस हुआ कि शीट मेरी हथेली से छूट रही है। धीरे धीरे मैं गिरने लगा। ये एंड है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ये बेड इतना ऊंचा क्यों है? लेकिन जो झटका मुझे लगने वाला था वो नहीं लगा। मैं किसी चीज पर गिरा। वो फर्श नहीं था। मुझे अपने पैरों के नीचे एक अजीब टेक्सचर महसूस हुआ। वो कुछ सॉफ्ट और हार्ड था और उससे गर्मी निकल रही थी। साथ ही लग रहा था कि उसमें जान है। मैं कई सेकंड के लिए जम गया, कांपते शरीर के साथ। मैंने आंखें खोली और नीचे देखा। मेरे सामने एक विशाल पंजा आया। वो मेरी आधी बॉडी जितना बढ़ा था। वो काले और तेज स्केल्स से ढका था। उनमें से हर एक स्केल मेरे चेहरे से बढ़ा था। इस मोमेंट में वो पंजा हल्का सा मुद्दा हुआ था। मैं ठीक उसकी हथेली के सेंटर में लेटा हुआ था, उन हार्ड स्केल्स के बीच दबा हुआ। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें इतनी कांप रही थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं बस वहीं ढाकर रह गया। मैं ऊपर से नीचे तक कांप रहा था और मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। क्या ये क्या है? मैंने पंजे के रास्ते का पीछा किया और धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, जब तक कि मेरी आंखें एक बहुत बड़ी और कटी हुई सुनहरी पुतली से नहीं मिल गईं। वो एक हाथ से भी कम दूरी पर थी। उस आंख के नीचे एक विशाल खोपड़ी फैली हुई थी। उसकी नाक से निकलती गर्म हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। उसका मुंह बंद था, लेकिन होंठों के बीच तेज और घने नुकीले दांतों का अंदाजा लगाया जा सकता था, जो एक ठंडी लाइट से चमक रहे थे। मेरा चेहरा पीला पड़ी डिज गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी आंखों में अटके रहे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने शरीर को कांपने से नहीं रोक पाया। यमी बहुत खुश थी। वो बाहर हॉल में लेटी हुई सोच रही थी कि उसकी छोटी डॉल अभी भी सो रही होगी। वो थोड़ा और इंतजार करने वाली थी, लेकिन उसने रूम में कुछ साउंड्स सुने। वो खुद को रोक नहीं पाई और यह देखने के लिए डोर खोला कि वो क्या कर रहा है, और तभी उसने उसे बेड के किनारे पर लटकते हुए देखा। उसकी छोटी सी बॉडी इधर उधर झूल रही थी। वो उसकी तरफ लपकी और उसे पकड़ रहने के लिए सही टाइम पर अपना पंजा बढ़ा दिया। अब वो उसकी हथेली पर है। वो इतना छोटा है, उसके अपने पंजे से भी छोटा। उसकी स्किन इतनी सफेद और सॉफ्ट है, उन भीगी और चमकदार आंखों के साथ आंसुओं से भरी हुई। उसने वो नाइट सूट पहन रखा है। सॉफ्ट रफल्स उसे और भी नाजुक दिखाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। यमी अपनी नाक से थोड़ी ड्रैगन की सांस छोड़ाती है, जिससे कुछ स्पार्क्स निकलते हैं। उसकी बड़ी सी पूंछ उसके पीछे हिलती है, जिससे हवा में एक तेज सरसराहट होती है। ड्रैगन की विशाल पूंछ फर्नीचर को छूती है, लेकिन वो हिलते तक नहीं। कैसल बहुत सॉलिड तरीके से बनाया गया है। उन्होंने टॉप क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज किया। एक सॉफ्ट स्मेल फिर से मेरी तरफ तैरती हुई आई, धीरे धीरे मेरी नाक में घुसती हुई। यम्मी खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें मूंद ली और गुसेन को देखने लगी। जितना ज्यादा वो उसे देखती, उतना ही उसे वो पसंद आता। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गडबदा थी। उसका छोटा सा चेहरा पीला था, बहुत पीला, और उसकी आंखों में आंसू थे। वो चमकदार पानी और तेज हो गया, जब तक कि आखिरकार वो छलक नहीं गया। आंसू उसके गालों से फिसल गए। वो रो रहा था। यमी की खुशी थोड़ी कम हो गई और उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुम ठीक नहीं हो? उसने एक ऐसी आवाज में पूछा जो उसके गले के गहरे हिस्से से निकली थी। वो किसी पुरानी घंटी की गूंज जैसी लग रही थी। मुझे बस साउंड्स की एक सीरीज सुनाई दी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो आंखें मुझ पर टिकी थी। मेरे रोने के बाद उन आंखों में इमोशन बदल गया। क्या ये मुझे खाने
वाला है, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने पागलों की तरह शांत रहने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आंसू फिर से निकल आए। वो बिना रुके गिर रहे थे और मुझे डर के मारे उल्टी जैसा फील होने लगा। मैंने अपना मुंह ढकने के लिए हाथ उठाया और पीठ फेर ली। मैंने अपने सोबिंग को अपने गले में दबा लिया। यमी ने देखा कि वो मुद्द गया। फिर उसने अपने पंजों से उसे अपनी तरफ किया, यह देखने के लिए कि उसे क्या हुआ था। मैं थोड़ा शांत हुआ और एक गहरी सांस ली। मुद्दते ही सबसे पहले जो मैंने देखा वो एक बहुत बद्दा मुंह था, जो नुकीले दांतों से भरा था, एक ऐसे गड्ढे की तरह जो मुझे बिना किसी एफर्ट के निगलने के लिए तैयार था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा पेट तेजी से ऐंठ गया। मैं झुका और मुझे उबकाई आने लगी, लेकिन कुछ बाहर नहीं आया। मेरा पेट खाली था। मुझे बस दर्द के झटके महसूस हो रहे थे। यमी एक सेकंड के लिए हैरान रह गई। चाहे वो कितनी भी स्लो क्यों ना हो, उसे एहसास हो गया कि कुछ गड्ढब दहेज थी। वो डर रहा था, वो उसे रिजेक्ट कर रहा था, वो उससे नफरत कर रहा था। यमी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके दिल के गहरे हिस्से से एक ज्वालामुखी जैसा गुस्सा निकला, एक इरप्शन की तरह। किसी ने कभी उसके साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वो इतना छोटा था, इतना नाजुक। उसकी हथेली में एक गोला बना हुआ। पीले चेहरे और बिना कंट्रोल के कांपते शरीर के साथ यमी ने अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया। वो झुकी, उस छोटे से बच्चे को ध्यान से फर्श पर रखा और फिर मुद्द कर चली गई। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीता। मैं अभी भी फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। जब मुझे लगा कि वो उल्टी की फीलिंग गायब हो रही है तो मैं रिकवर होने के लिए एक पल वहीं रुका। मैंने फर्श का सहारा लिया और धीरे धीरे उठा, लेकिन मेरी टांगें अभी भी कांप रही थीं। वो दो नूडल्स की तरह सॉफ्ट थीं। खड़ाढ़ा रहने के लिए मैंने बेड के पिलर को पकड़ा। मैं एक एक कदम करके डोर की तरफ बढ़ा और फ्रेम से बाहर झांकते हुए सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला। बाहर एक कॉरिडोर था जिसका कोई एंड नहीं दिख रहा था। फर्श डार्क मार्बल का था, इतना पॉलिश कि उसमें रिफ्लेक्शन दिख सकता था। वो एक लंबे गहरे लाल रंग के कारपेट से ढका था और दीवारें बड़ी बड़ी ओनिल पेंटिंग्स से सजी थी। पहाड़ों, जंगलों की पेंटिंग्स और कुछ टोटम्स जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। हर कुछ कदमों पर एक गोल्ड वॉल लैंप था जिस पर एक लिपटे हुए ड्रैगन की शेप बनी थी। कॉरिडोर बहुत लंबा था और दोनों तरफ फैला हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो कहां जाता है। सीढ़ियों के कोने और कई सारे डोर्स दिख रहे हैं। सेकंड फ्लोर की ग्रिल भी दिख रही है और ऊपर से लटकता हुआ एक विशाल जद्द फानूस। मैं थोड़ी देर मुंह खोले खड़ा रहा, सुन्न। फिर मैं धीरे धीरे पीछे हटा। ये बहुत बद्धा है। ये मेरे देखे गए किसी भी घर से बद्धा है। सब कुछ एक जॉइंट साइज में बना लगता है। ये बहुत साफ है। ये वो जगह है जहां वो बीस्ट रहता है। मैंने अपना सिर फिर से अंदर डाला। वो बीस्ट अभी भी बाहर हो सकता है, भले ही मैं उसे अभी न देखूं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो चला गया है और अगर मैं बाहर जाऊं और सीधे उससे टकरा जाऊं, मेरी इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। मेरी नजर विंडो पर पड़ ही। पर्दा बस आधा बंद था। मैं बाहर का नजारा देख सकता था, इसलिए मैं पास गया। मैं बाहर देखने के लिए कांच से चिपक गया, यह जानने के लिए कि मैं कहां था। और तभी मैं एक छोटा सा वाह निकाले बिना नहीं रह सका। बाहर हर पॉसिबल कलर के फूलों का एक समुंदर था। वो रात में वहां तक फैला हुआ था जहां तक नजर जा सकती थी। जब हवा चलती तो वो फूल आराम से झूमते थे। वो लहरों जैसे लग रहे थे, सिल्क जैसे लग रहे थे। फूलों के समुंदर के ऊपर तारों से भरा आसमान था जिसमें एक विशाल चांद इतना पास था, इतना पास कि मैं उसकी सरफेस के मार्क साफ देख सकता था, अलग अलग शेड्स के वो शैडोज। वो एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। मैं देखता ही रह गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी पीठ के पीछे कोई मुझे घूर रहा था। प्योर गोल्ड से उकेरे गए ड्रैगन हेड वार्डरोब के डोर पर लगे थे। उनकी आंखें ओरिजिनली एक डेकोरेशन थी, लेकिन उस मोमेंट में वो एक हल्की नीली चमक देने लगी। वो लाइट झिलमिलाई और मेरी तरफ मुद्दा गई। बेड के पिलर्स पर की गई नक्काशी भी हिली। वो एक लिपटा हुआ ड्रैगन था जिसे बहुत डिटेल के साथ तराशा गया था। उसकी आंखें भी उस नीली लाइट से चमकने लगी, खिदकी की तरफ मुद्दते हुए। टेबल के पायों पर, दीवारों पर, झाद फानूस पर, रूम को कवर करने वाली ड्रैगन की सारी नक्काशियों में जान आ गई। सब एक साथ मेरी तरफ मुद्द गई। मैं बाहर के नजारे की ब्यूटी की तारीफ करता रहा जब तक कि मैं देखकर थक नहीं गया और धीरे धीरे अपने होश में आया। लगता है कि यहाँ मेरे और उस बीस्ट के अलावा कोई और नहीं है। और उस पर्सन ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी, तो मुझे लगता है कि वो एक सोल्जर होगी। वो कहाँ गई होगी, लेकिन उसने जो कहा वो चीनी जैसी नहीं लग रही थी। उसने इसे बाद में सीखा होगा। उसे मेरी ही स्पीशीज का होना चाहिए, है ना? ये सोचते हुए कि मैं बिना जाने इस भयानक जगह पर कैसे पहुंच गया, मेरा फिर से रोने का मन करने लगा। गले में अटके उस एहसास को रोकने के लिए मैंने अपने होंठ भींच लिए। यमी बहुत गुस्से में थी। वो हॉल में बैठी थी। उसकी बड्ढी सी बॉडी ने लगभग पूरी जगह घेर रखी थी। वो अपने आगे के पंजों पर अपना बड़ा ड्रैगन हेड टिकाए हुए थी। उसकी वर्टिकल पुतलियां उस बेडरूम पर टिकी थीं जहां गुसेन था। उस छोटी डॉल को वो पसंद क्यों नहीं आई? क्या वो इतनी डरावनी थी, जबकि वो इतनी केयरफुल और नाजुक रही थी? यहां तक कि उसने अपने पंजे अंदर खींच रखे थे, डर के मारे कि कहीं उसे चोट न लग जाए। तो वो उसे पसंद क्यों नहीं कर सकता था? यमी की पूंछ चिढ़कर हिली, जिससे हवा का एक झोंका चला। हॉल के पर्दे हवा में तेज आवाज के साथ फटड़ा फटाने लगे और दीवार के लैंप्स झिलमिलाने लगे, ऑन और ऑफ होते हुए। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन सच तो यह है कि उसे वो डॉल बहुत पसंद थी।
सब कुछ ठीक था, हालांकि वो अभी भी उदास और बिना ताकत के था, लेकिन वो बहुत अच्छा और शांत था। जब वो रोता भी था तो बहुत धीरे से रोता था। वो चिल्लाता नहीं था या हंगामा नहीं खड्डा करता था, बस वहां सिमट कर आंसू बहाता था। उसे ऐसे देखकर उसका दिल पिघल जाता था। वो उसे अपने हाथों में लेना चाहती थी, उसे छुपाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो बस उसके पास रहे। यमी ने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी पूंछ की नोक खुशी से हिलने लगी। वो गुसैन को चाहती थी, भले ही अब भी वो उसे न चाहती हो, वो फिर भी उसे चाहती थी। प्यार धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता था। अगर वो उसे लंबे टाइम तक देखेगा, अगर उसे देखने की आदत पड़ी डीएच जाएगी, तो वो अब नहीं डरेगा। यमी ने जल्दी से खुद को तसल्ली दी, अपना होलोग्राफिक इंटरफेस निकाला और अपने पंजों की नोक से 2 बार टच किया। स्क्रीन पर गुसैन की इमेज आ गई। जब उसने ये कैसल बनाया था तो उसने हर जगह सर्विलांस सिस्टम्स इंस्टॉल करना तय किया था। उन उकेरे गए ड्रैगन्स की हर एक आंख छिपे हुए कैमरे थे। स्क्रीन पर गुसैन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर से चांद की लाइट आ रही थी, जिससे उसे एक सिल्वर हेलो मिल रहा था। यमी बिना एक सेकंड पलक झपकाए स्क्रीन को घूरते रही। वो उसे गले लगाना चाहती थी, उसे अपनी हथेली में रखना चाहती थी, उसकी स्मेल लेना चाहती थी, उसे अपनी जीभ से चाटना चाहती थी। लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ इमेज थी, कोई स्मेल नहीं थी, कोई टेम्परेचर नहीं था। वो उसे बस कांच के पार देख सकती थी, उसे छू नहीं सकती थी। और इरिटेशन की एक फीलिंग फिर से उसकी बॉडी में उठने लगी। वो उसकी छाती से गले तक उठी और यमी ने अपनी नाक से ड्रैगन की सांस छोड़ दी। उसने कुछ छोटे स्पार्क्स छोड़े, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करने पर मजबूर किया। वो अब भी उसके पास नहीं जा सकती थी, वो डर जाएगा। यमी ने इंटरफेस को थोड़ा पास किया और स्क्रीन पर अपनी आंखें गड्ढाए रखी। मैं बेड के पास खड़ा हूं और मेरा पेट भूख के मारे गुद्द कर रहा है। मैं अपने पेट को छूता हूं और त्योरियां चढ़ाता हूं। मुझे याद है कि मेरे बेहोश होने से पहले भूख अचानक गायब हो गई थी और मेरे हाथ पैरों में एनर्जी भर गई थी, लेकिन अब वो फीलिंग गायब हो चुकी है और भूख तेजी से वापस आ गई है। मैं मुद्दता हूं और इस विशाल बेडरूम को देखना शुरू करता हूं। मैं छोटे छोटे कदम बढ़ाता हूं, हर थोड़ी देर में रुककर सुनता हूं कि क्या कोई साउंड है। वो बीस्ट सच में चला गया लगता है, इसलिए मैं अपनी हिम्मत जुटाता हूं। मैं वार्डरोब की तरफ जाता हूं, जिसका हैंडल मेरे सिर से बहुत ऊपर है। मैं पकड़ खींचने के लिए कूदता हूं और हवा में लटक जाता हूं। मैं डोर की दरार से देखता हूं, सब कुछ अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने पूरे रूम को ऊपर से नीचे तक फिर से सर्च किया। सारे फर्नीचर्स बहुत बढ़े हैं, मेरे साइज से कई गुना बढ़े, और मुझे कुछ नहीं मिला। आखिरकार मैं बेड के पाए से टिककर बैठ गया, थकान से हांफते हुए। यमी स्क्रीन देख रही थी, अपनी पूंछ को आराम से हिलाते हुए। उसे इधर उधर चलते हुए देखना बहुत प्यारा था। बेडरूम में घूमती उसकी छोटी सी फिगर एक छोटे कीड़े जैसी लग रही थी, जो गलती से अंदर आ गया हो। ऊपर नीचे चढ़ते हुए, एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए। इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला था। जो एनर्जी वो दिखा रहा था वो यमी को बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन जब उसने उसे वार्डरोब का हैंडल पकड़ते देखा तो यमी ने त्योरियां चढ़ाई। ये बहुत डेंजरस है। यमी स्क्रीन देखती है और गुसैन को एक पिलर से टिके हुए सांस संभालते हुए देखती है। वो कैसल के लिए रिनोवेशंस प्लान करना शुरू करती है। सारे फर्नीचर को छोटे फर्नीचर से बदलना होगा, सीढ़ियों को भी नीचे करना होगा, उन्हें छोटा बनाना होगा, और डोर्स को सेंसर वाले ऑटोमेटिक डोर्स से बदलना होगा, वरना ये बहुत डेंजरस है, उसे चोट लग सकती है। जब यमी अपने विचारों में खोई होती है तो अचानक वो देखती है कि गुसैन रुकता है, अपना हाथ पेट पर रखता है और थोड़ा आगे झुकता है। यमी स्क्रीन को देखते हुए जम जाती है। वो पोस्चर बहुत फैमिलियर है। उसे याद आता है कि स्पेसशिप में वो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था। वो बहुत बुरा लग रहा था। क्या उसकी एनर्जी फिर से खत्म हो गई है? क्या इस छोटी डॉल की चार्जिंग इतनी तेजी से खत्म हो जाती है? यमी ने एक पल सोचा और कैसल के सबसे ऊपरी फ्लोर की तरफ देखा। वहां एटिक है। आखिरी बार जब वो बाहर गई थी तो उसने हर वो चीज कलेक्ट की जिसने उसका ध्यान खींचा। वहां ऊपर बहुत सारा सामान जमा है, सब कुछ अस्त व्यस्त, और उसे याद आया कि उसने हाल ही में एक नया न्यूट्रिएंट कैप्सूल खरीदा था, लेटेस्ट मॉडल। मुझे जाकर उसे एक्टिवेट और अपडेट करना होगा। यमी अपनी विशाल फिगर के साथ उठती है, टॉप फ्लोर की तरफ बरतती है, जबकि मैं जहां हूं वहीं रहता हूं, अपने पेट को पकड़े हुए जो हल्के से चढ़ी हुई त्योरियों के साथ गुद्द गुद्द कर रहा है। मैं पूरा रूम सर्च कर चुका हूं और खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं अपने होंठ चबाता हूं और बाहर जाकर देखने का डिसीजन लेता हूं। यहां रहना भूख से मरना है तो मरना ही है। बाहर जाने का रिस्क लेना बेहतर है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मुझे कुछ मिल जाएगा। अगर वो बीस्ट पास नहीं है तो मैं खुद को चीयर अप करने के लिए कहता हूं। मैं एक गहरी सांस लेता हूं और बहुत सावधानी से बाहर पहला कदम रखता हूं। बाहर जो मैं देखता हूं वो बेडरूम से दिखे नजारे से कहीं ज्यादा शानदार है। दीवारें बिना रुके डेकोरेशन से भरी हैं। फ्रेम प्योर गोल्ड के हैं जिनमें छोटे छोटे जेम्स लगे हैं। सीलिंग से क्रिस्टल लैंप्स लटक रहे हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके कलरफुल स्पार्क्स बना रहे हैं। मैं थूक निगलता हूं। क्या ये कैसल सोने और जेम्स से बना है? सब कुछ इतना दिखावटी लग्जरी क्यों है? मैं दीवार से चिपक जाता हूं और छोटे छोटे कदम बढ़ाता हूं। हर कुछ मीटर पर रुकता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं मेक श्योर करता हूं कि कोई डेंजर ना हो। मैं सीढ़ियों के लैंडिंग पर पहुंचता हूं। मैं ऊपर नीचे देखता हूं। ऊपर अभी भी 3 फ्लोर्स और होने चाहिए। नीचे फर्स्ट फ्लोर है। एक विशाल हॉल दिख रहा है। सोफा एक पहाड़ डिश जितना बढ़ा है और कॉफी टेबल बेड जैसी लगती है। मैं 1 सेकंड के लिए सोचता हूँ नीचे का फ्लोर पास है,
और वहां खाना मिलने का चांस ज्यादा है। मैं नीचे अपनी किस्मत आजमाने का डिसीजन लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियां देखता हूँ मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। वो बहुत बड़ी हैं, हर स्टेप मेरी कमर तक आता है। मुझे रेलिंग पकड़धनी होगी। मैं किनारे पर बैठकर कूद सकता था, लेकिन रेलिंग इतनी मोटी है कि मैं इसे अपनी बाहों से भी ठीक से नहीं पकड़ सकता। इसे पकड़ दहाने का कोई तरीका नहीं है। मेरे पास स्टेप के किनारे पर बैठने और खुद को धीरे धीरे खिसकाने के लिए हाथों का सपोर्ट लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। धप पहला स्टेप, धप दूसरा स्टेप। यमी टॉप फ्लोर पर गई। वो पूरा फ्लोर एक एटिक था। वो हर तरह के कबाड़ा से भरा था जो कहीं भी फेंका हुआ था। एक कोने में एक छोटी सिल्वर व्हाइट स्टारशिप पार्क थी। उसके पतवार पर हंटर चेजर X9 नाम लिखा था। शिप के पास मिसाइलों की एक रो परफेक्टली अलाइंड थी। उनमें से हर एक पर सीरीज नंबर DHC 85 था। उसे आगे मेटल के टुकड़ों का ढेर था। कुछ हथियारों के पार्ट्स थे, कुछ मैकेनिकल न्यूक्लियाई। यमी की बड़ी बॉडी आगे बढ़ी। वो उस मैस के बीच से गुजरी और उसकी पूंछ ने कई पार्ट्स को बहा दिया जो एक तेज साउंड के साथ फर्श पर गिर गए। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे बैकग्राउंड में वो मिला जो वो ढूंढ रही थी। न्यूट्रिएंट कैप्सूल अभी भी अनओपन था। वो एक बड़ा बॉक्स था जिस पर लिखा था न्यूट्रिएंट कैप्सूल का सबसे नया मॉडल, 30% ज्यादा इफेक्टिव। यमी ने 2 मूव्स में पैकेजिंग फाट DH दी, जिसे एक नया कैप्सूल निकला जो शिप वाले से भी थोड़ा बड़ा था। जैसे ही यमी कैप्सूल लेकर नीचे जाने वाली थी, उसने नीचे से एक हल्का साउंड सुना, एक बहुत सॉफ्ट टैप, एक और उस साउंड के साथ एक बहुत बहुत हल्की स्मेल ऊपर आने लगी। यमी जम गई। उसने अपना सिर झुकाया और रेलिंग की दरारों से नीचे देखा। उसने एक छोटी सी फिगर को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। वो एक स्टेप के किनारे पर बैठा था, हाथों से सपोर्ट ले रहा था और धीरे धीरे खिसक रहा था। हर मूवमेंट के साथ उसकी छोटी सी बॉडी एक स्टेप नीचे आ रही थी। उसकी पीली स्किन हल्की लाइट में चमक रही थी और यमी का दिल पूरी तरह से पिघल गया। क्या वो बाहर आकर खेलना चाहता था? लेकिन वो खुद को दिखा नहीं सकती थी। वो अभी भी उससे बहुत डरता था। यमी ने चुपचाप अपनी बड़ी बॉडी को समेटा, कैप्सूल लिया और बिना कोई साउंड किए 2nd फ्लोर तक नीचे आ गई। अपने बेडरूम में उसने कैप्सूल को रूम के सेंटर में रखा, सील हटाई और एक्टिवेशन बटन दबाया। कैप्सूल चमकने लगा और हल्का नीला लिक्विड उसे भरने लगा, एक सॉफ्ट साउंड निकालते हुए। उसने बहुत आराम से कवर खोला और थोड़ा पीछे हटी, ये देखते हुए कि किनारा बहुत ऊंचा था। यमी ने इधर इधर देखा और उसकी नजर एक बड़ी चेयर पर पड़ी। उसने अपना एक पंजा बढ़ाया, चेयर को पकड़ा और एक हल्के खिंचाव के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने पंजों की नोक से यमी ने ध्यान से टुकड़ों को रखा, एक छोटी सी सीढ़ी बनाते हुए। कैप्सूल के पास उसने इसे अपने पंजे से छुआ और यह चेक करने के बाद कि यह ठीक है, उसने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। वो 2nd फ्लोर के कोने में चली गई जहां अंधेरा परफेक्ट था। वहां से उसके पास दोनों फ्लोर्स का पैनोरामिक व्यू था। उसकी बड़ी बॉडी बिना हिले अंधेरे में छिपी रही। सिर्फ उसकी वर्टिकल पुतलियां अंधेरे में चमक रही थी। अगर गुसेन कोई भी मूवमेंट करता तो वो उसे देख सकती थी। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती तो उसे तुरंत पता चल जाता। यमी अंधेरे में सिमट गई, अपनी रोबदार फिगर को अच्छी तरह छुपाते हुए। जैसे ही वो छुपी, उसने गुसेन को आखिरी स्टेप से उतरते और ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होते देखा। एक छोटे से हाथ ने उसकी छाती को 2 बार थपथपाया और फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने खुद को हिम्मत देने की कोशिश करते हुए सब कुछ छोड़ दिया। यमी की पूंछ की नोक आराम से हिली जबकि मैंने अपना बैलेंस वापस पाया। मैंने हॉल को देखना शुरू किया। कॉफी टेबल ब्लैक थी, शीशे जैसी चमकदार और उस पर बड़े बड़े डेकोरेशंस रखे थे। फायरप्लेस एक डोर जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर कोई आग नहीं थी, बस एक डार्क होल। उसके सामने एक विशाल विंडो थी। बाहर फूलों का वो समुंदर दिख रहा था और मूनलाइट कांच से अंदर आ रही थी। फर्श पर सिल्वर रिफ्लेक्शंस पड़ी DH रहे थे। मैंने दोनों तरफ देखा। किचन मेरी लेफ्ट साइड में था, ओपन स्टाइल का। वो बहुत बड़ा और स्पेशियस था। मैं काउंटर का किनारा देख सकता था। वो सारे विशाल यूटेंसिल्स देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैं तुरंत उस तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ ही कदमों में मेरे मुंह से एक रुकी हुई सांस निकली। मुझे पैरों के नीचे एक ठंडा टच महसूस हुआ। नीचे देखने पर मैंने देखा कि वो मार्बल का फर्श था। ऊपर का फ्लोर और सीढ़ियां मोटे कारपेट से ढकी थी, इसलिए नंगे पैर जाने पर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन यहाँ किचन के पास फर्श पर कारपेट नहीं था। मेरे छोटे छोटे पैर बेबस होकर रगड़ने लगे। सफेद स्किन का ऊपरी हिस्सा और हल्के गुलाबी रंग की उंगलियां उस डार्क मार्बल पर बहुत कंट्रास्ट कर रही थी। मैं सफाई को लेकर थोड़ा वहमी हूँ। कारपेट से मुझे फर्क नहीं पड़ जाता था, लेकिन नंगे पैर फर्श पर चलने से मुझे गंदा फील होता था। और चूंकि यहाँ धोने की कोई जगह नहीं थी, अगर वो गंदे हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। यमी ने भी उन छोटे पैरों को देखा। वो बहुत छोटे थे। उस ठंडे फर्श पर चलते हुए उन्हें ठंड लग रही थी। यमी जम गई। क्या डॉल्स टेम्परेचर फील कर सकती हैं? उसने कभी इस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचा था। उसे बस इतना पता था कि डॉल्स बीस्ट्स में बदलने की प्रोसेस को रोक सकती है, लेकिन क्या वो ठंड या गर्मी फील कर सकती है? उसे कोई आइडिया नहीं था। यमी ने मन ही मन नोट किया, वो किंग शुआंग के आने पर उससे पूछेगी और पूरे फर्श पर कारपेट बिछाने का ऑर्डर भी देगी। कैसल के हर कोने को सबसे मोटे और सॉफ्ट कारपेट से ढका जाना था, ताकि वो जहां चाहे जा सके, बिना ठंड लगे और बिना गंदे हुए। वो उन छोटे पैरों को देखती रही। उसे थोड़ा बुरा लगा। हालांकि न तो यमी और न ही गुसेन जानते थे कि डॉल्स टेम्परेचर फील नहीं करती हैं। बीस्ट्स का टॉलरेंस लेवल बहुत ऊंचा होता है। क्लाइमेट के हिसाब से ढलना हर स्पीशीज के हिसाब से बहुत बदलता है, और अभी की डॉल्स को हर तरह के बीस्ट की आदतों के हिसाब से कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने टेस्ट, टच और परसेप्शन को सिंपली हटा दिया। बस बेसिक
बेसिक रिएक्शंस और थोड़े इमोशंस छोड़ दे। मैं सब बातों से अनजान ऊपर देखा और सोफे पर एक ब्लैंकेट देखा। वो एक बड़ा ब्लैंकेट था जो आर्मरेस्ट पर टिका हुआ था, एक एंड फर्श तक लटक रहा था, एक छोटे झरने की तरह। मुझे कितनी खुशी हुई। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करने के लिए तुरंत सोफे के किनारे को पकड़ DH लिया। सोफे के फैब्रिक का टेक्सचर मेरे पैरों के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। जब मैं ऊपर चढ़ने में कामयाब हुआ तो मैंने देखा कि ब्लैंकेट मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैंने इसे उठाने की कोशिश की लेकिन ये बहुत भारी था। इसे हिलाने का कोई तरीका नहीं था। काश मेरे पास कैंची होती। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन बदकिस्मती से वहां कुछ भी नहीं था। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि सोफे के ऊपरी हिस्से पर एक ड्रैगन हेड उकेरा गया था। उसका मुंह खुला था जिसमें तेज और नुकीले दांत दिख रहे थे। मैं कुछ सेकंड तक घूरता रहा और अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने ब्लैंकेट का एक कोना दांतों के बीच फंसाया जब तक कि वो अटक नहीं गया और दूसरे एंड को कसकर पकड़ DH लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से आगे की तरफ खींचा और फैब्रिक की एक लंबी पट्टी फाड़ ली। मैंने अपनी सांस संभाली और फैब्रिक की पट्टी को एक तरफ रख दिया। फिर मैंने एक और लंबी पट्टी फाड़ी और उसके बाद 2 छोटे टुकड़े। मैंने अपने पैरों पर उन 2 टुकड़ों को लपेटा, उन्हें कई बार घुमाया ताकि वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। मैंने एक नोट बांधी और 2 बार कूदने की कोशिश की। वो सॉफ्ट था, अच्छी तरह फिक्स था और गिर नहीं रहा था। हालांकि ये बहुत सुंदर नहीं था, कम से कम मैं सीधे फर्श पर तो नहीं चल रहा था। मैंने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया और सोफे से नीचे उतर गया। मैं किचन की तरफ भागा। यमी भी बहुत खुश थी। उसकी डोल बहुत स्मार्ट थी। वो इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है? उसकी आंखों में एक स्माइल आ गई। जितना ज्यादा वो उसे देखती उतना ही उसे वो पसंद आता। मैं भागकर किचन में गया। वो एक बहुत बड़ी और साफ जगह थी। वो इतनी साफ सुथरी थी कि लगता था जैसे इसे कभी यूज ही न किया गया हो। काउंटर बहुत ऊंचा था, मैं उस पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए मैंने दोनों तरफ देखा। मुझे एक कोने में एक छोटा स्टूल मिला। मैंने उसे घसीटा, उस पर चढ़ा और आखिरकार काउंटर तक पहुंच गया। अलमारियां काउंटर से थोड़ी ऊंची थीं, डोर्स ट्रांसपेरेंट थे और अंदर कई छोटे छोटे पैकेट्स थे। वो इंस्टेंट कॉफी जैसे लग रहे थे। मैंने अलमारी खोली और एक बाहर निकाला। उस पर कुछ लेटर्स प्रिंट थे, सारे मुद्दे हुए और बिखरे हुए। वो मकद्दी की टांगों जैसे लग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया लेकिन मैंने पैकेट फाड़ दिया। अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, इसलिए मैंने सावधानी से एक घूंट टेस्ट किया। मैंने अपनी जीभ चटकारी। इसमें कोई टेस्ट नहीं था। मुझे न सिर्फ भूख लगी थी बल्कि बहुत प्यास भी लगी थी। जब से मैं जागा था मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। मैंने अपना सिर उठाया। मैंने पूरा पैकेट एक घूंट में पी लिया। थोड़ी देर बाद टेस्ट महसूस होने लगा। ये ऐसा था जैसे कई सब्जियों को मिला दिया गया हो और आप उन्हें धोने के बाद बचा पानी पी रहे हो। इसका टेस्ट DH हुआ, भारी था और इसमें एक अजीब सा टेस्ट था जिसे समझाना मुश्किल है। एक मोमेंट के लिए मेरा चेहरा बिगड़ गया लेकिन इसे निगलते ही मेरी भूख तुरंत गायब हो गई। भूख की वजह से होने वाली कमजोरी की फीलिंग खत्म हो गई। हालांकि मेरा पेट पूरी तरह भरा नहीं था, कम से कम मुझे अब बुरा फील नहीं हो रहा था। मैंने अलमारी के अंदर देखा और अभी भी बहुत सारे पैकेट्स बचे थे। सब उस पैकेट जैसे ही छोटे पैकेट्स थे। मेरे पास लंबे टाइम के लिए स्टॉक था, भले ही इसका टेस्ट अच्छा ना हो, कम से कम ये पेट भरने के काम तो आता था। मैंने पकड़े जाने के डर से ज्यादा की हिम्मत नहीं की। मैंने खाली पैकेट अपनी जेब में डाला और अलमारी का डोर अच्छी तरह बंद कर दिया। मैं काउंटर से नीचे उतर गया। जब यमी ने गुसेन को किचन की तरफ जाते देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ेज थी। वो वहां क्या करने जा रहा था? उसने आगे देखने के लिए पेशेंस रखा लेकिन उसे काउंटर पर चढ़ते देखकर, इतनी ऊंचाई के साथ इतना रिस्क लेते हुए, अगर वो गिर जाता और उसे चोट लग जाती तो? यमी ने कैसल को जल्द से जल्द रिनोवेट करने का अपना डिसीजन फिर से पक्का किया। इसे जल्द से जल्द करना होगा। कल से शुरू करने के बजाय ये आज रात से शुरू होगा। तभी उसने गुसेन को अलमारी खोलते कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स निकालते देखा और यमी की आंखें फैल गईं। वो सप्लीमेंट्स उसने दिन में जस्ट इन केस छोड़ DH दिए थे। क्योंकि वो मुश्किल से घर से बाहर निकलती है, अगर उसका खाना खत्म हो जाता है तो वो उनका यूज करती है। अगर खाने के लिए कुछ और हो तो कोई भी बीस्ट सप्लीमेंट्स लेना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उनका टेस्ट बहुत बेकार होता है। भले ही वो आपका पेट भर दें। वो महंगे नहीं है लेकिन गैलेक्टिक इकोनॉमी के उफान पर होने के साथ वो बहुत पॉपुलर नहीं है। यमी एक झटके में उठी और उसकी बढ़ी बॉडी अंधेरे से बाहर आई। वो बीस्ट्स के लिए है। एक डॉल उसे कैसे ले सकती है? वो इसे झेल नहीं पाएगा। उसे बहुत बुरा फील होगा। यमी ने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि उसने देखा कि गुसेन ने पहले ही पूरा पैकेट अपने मुंह में खाली कर लिया था और उसे एक घूंट में निगल गया था। वो वहीं अंधेरे के किनारे पर जम गई, एक पैर हवा में लटके हुए, उस प्रॉब्लम का इंतजार करते हुए जो हुई ही नहीं। गुसेन ने बस त्योरियां चढ़ाई और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसका छोटा सा चेहरा एक मोमेंट के लिए बिगड़ा और बस इतना ही, और कुछ नहीं हुआ। उसने अपने होंठ चाटे और खाली पैकेट अपनी जेब में रख लिया। वो ऐसे काउंटर से नीचे उतर आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यम्मी कई सेकंड तक हैरान रही, क्या इसका टेस्ट बहुत बुरा है? वो रिएक्शन भी बहुत प्यारा था। वो वहीं कड़ड़ी होकर गुसेन को स्टूल से नीचे उतरते हुए देखती रही। उसने उसे उसकी जगह पर वापस रखा और अपने हाथों से थपकी देते हुए किचन से बाहर निकल गया। यम्मी धीरे धीरे पीछे हटी, उसके मुद्दने से पहले फिर से अंधेरे में छुप गई। मैं वापस सीढ़ियों की तरफ गया और ऊपर देखा, उन बहुत ऊंची सीढ़ियों की तरफ। मेरी स्माइल चेहरे पर ही जम गई। नीचे उतरना फिर भी ठीक था, लेकिन मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा? मैंने कुछ सेकंड के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों को स्टेप के किनारे पर टिकाया और अपनी राइट लेग के एक अच्छे पुश के साथ मैं पहला स्टेप चढ़ने में कामयाब रहा।
मैंने अपनी सांस संभाली और वही प्रोसेस रिपीट की। एक और एक और। मेरी बाहों में दर्द होने लगा। चलो एक और। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं आधे रास्ते में रुक गया। अपने हाथों को स्टेप पर टिकाए हुए मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने ऊपर देखा। मैंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। हाथों का कांपना बढ़ता जा रहा था। मैं अब खुद को नहीं संभाल पा रहा था। मैंने एक बार और कोशिश करने के लिए अपने दांत भींचे, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, मेरी कलाई में एक मरोद्दा उठी और मैं लगभग पीठ के बल गिर ही गया था। मैंने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और सीधे स्टेप पर बैठ गया। हाँफते हुए मैं अपनी कलाई की मालिश करने लगा। मैंने ब्लैंकेट में लिपटे अपने पैरों को समेटा। मैं अपने घुटनों को पकड़ डच कर बैठ गया, एक छोटा सा गोला बनकर, उन सीढ़ियों से टिककर जो मुझसे कई गुना ऊंची थीं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रेस्ट कर लेना बेहतर था। यमी सेकंड फ्लोर के अंधेरे में सिमटी हुई अपने दिल को सिकुड़ता हुआ महसूस करती है। वो इतना छोटा है, इतना नाजुक, इतनी पतली बाहों के साथ वो बिना अपनी ताकत खोए कुछ सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाया।